हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर आपके बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 8। इट इज़ द मोस्ट डिमांडेड चैप्टर फ्रॉम माय ऑडियंस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इन अवर टुडेज सेशन. We are going to discuss all the processes of respiration and the importance of circulation very much in detail throughout our sessions. But before that, अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपने सेशन को आगे बढ़ा सकें. Done? Thank you. Let's start. So let's start with a new chapter, that is respiration and circulation. अब आपने रेस्पिरेशन ये वर्ड बहुत बार सुना होगा और आपको कन्फ्यूजन भी बहुत बार हुआ होगा. दो वर्ड्स के बीच में बच्चे हमेशा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं. पहला वर्ड है ब्रीदिंग और दूसरा वर्ड है रेस्पिरेशन. बहुत बार जब हम क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों को कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, तो बच्चे बोलते हैं मैम ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सपेल करना, दिस इज़ रेस्पिरेशन. नो, दिस इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. दिस इज़ ब्रीदिंग. जब आप सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं तो दिस इज़ अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज ब्रीदिंग, इन एंड आउट. ये इन जब आप सांस अंदर ले रहे हैं उसके बाद जो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना ब्रीदिंग होता है, लेकिन सांस अंदर लेकर अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस करना, बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिक चेंजेस होना और फिर उसमें से जो वेस्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी के बाहर रिलीज करना, दैट इज़ रेस्पिरेशन. आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच का डिफरेंस बता दिया है. तो बेसिकली ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, ठीक है. ब्रीदिंग को हम रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते. ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है. सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना ये ब्रीदिंग है. अंदर लेने के बाद बाहर छोड़ने से पहले जो प्रोसेस हो रहा है वो पूरे प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो चलिए देखते हैं अब हमको इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है. आपके चैप्टर के बिगनिंग में एक ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया गया है, रिकॉल. वो हम ये सेशन के एंड में उसका आंसर देंगे, आपको भी उसके आंसर्स आसानी से आ जाएंगे. ओके, तो अब हमको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, रेस्पिरेशन की क्यों ज़रूरत होती है. मैंने सिर्फ रेस्पिरेशन का मीनिंग क्यों बताया, सर्कुलेशन का मीनिंग अब तक क्यों नहीं बताया, क्योंकि सर्कुलेशन चैप्टर का सेकेंड हाफ है. फिर भी चलो सर्कुलेशन का मीनिंग बता देती हूँ. सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, आप जो रेस्पिरेशन करते हो, मतलब आप जब सांस अंदर लेते हो, ब्रीदिंग वाला पार्ट करते हो, सांस को अंदर लेते हो, आपने ब्रीद इन किया. इन करने के बाद आपके बॉडी में वो जो एयर गई है, उस एयर से जो ऑक्सीजन हम रिमूव करते हैं, उस ऑक्सीजन से, मतलब एयर से ऑक्सीजन निकलता है, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड सेल्स के पास जाता है, सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है, सेल्स वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और फिर प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के थ्रू आता है, किसके पास आता है, हमारे लंग्स के पास, और फिर लंग्स से कहा जाता है आउट. तो सिर्फ अगर आप इन और आउट की बात करो तो ये ब्रीदिंग है, लेकिन इन और आउट के बीच में जो ये इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, मतलब ब्रीदिंग प्लस दिस मेटाबॉलिक चेंजेस is known as respiration. Breathing plus these metabolic changes are known as respiration. समझ में आया. और ये जो ब्लड वाला पार्ट है, मतलब एयर में से ऑक्सीजन लेकर उसको ट्रांसपोर्ट करना, दैट सर्कुलेटरी पार्ट, दैट ट्रांसपोर्ट पार्ट कम्स अंडर सर्कुलेशन. आपको ये चैप्टर शॉर्ट में समझ गया, लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना ये आसान लग रहा है. इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे. तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है. ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं हमको इंट्रोडक्शन में. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. दिस इज़ अ वेरी यूनिवर्सल स्टेटमेंट. बिना एनर्जी के, बिना एटीपी के लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई काम नहीं कर सकते. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी. द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी in the form of complex organic compounds, also known as potential energy, is however not usable by the organisms unless it is converted into usable form. अब यहाँ पर एक फिजिक्स का टर्म आ गया है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन डरने की बात नहीं है. अगर फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये बेसिक टर्म आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है. कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर होता है, जब वो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करता है, कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, तो उस टाइम पे उसमें कौन सी एनर्जी अप्लाई होती है, पोटेंशियल एनर्जी. जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस टाइम पे उसमें काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर जब वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी है. तो वैसे ही हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं
तो हम ऐसा तो नहीं खाते ना, मैंने एक कार्बोहाइड्रेट खाया, एक प्रोटीन खाया, एक फैट खाया, ऐसे नहीं खाते हैं ना। हम रोटी, चावल, दाल, चिकन, मिल्क, फ्रूट्स, ऐसे चीज़ें खाते हैं, करेक्ट। अब इन चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट है, हम इसको पहले ही सेपरेट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग इट? हाँ, अगर आप दवा खा रहे हो तो वो अलग बात है, विटामिन का टैबलेट, कार्बोहाइड्रेट का टैबलेट, प्रोटीन का टैबलेट, वो दिन भी दूर नहीं है जब ऐसी चीज़ें बन जाएंगी। बट ठीक है, फिलहाल हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं कि जो हम फूड खाते हैं वो फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से बना होता है। मतलब एक ही फूड मटेरियल में सब कुछ होता है, या मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं। वो फूड मटेरियल जब हम खाते हैं तो वो कौन से फॉर्म में है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को हमको पहले सिंपल करना पड़ेगा, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वो सेल उस चीज़ों को यूज़ कर पाएगा। सेल बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। अब ये सेल इतना छोटा एंटिटी है कि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को यूज़ नहीं कर सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो आपको सेल को मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे करके प्रोवाइड करने हैं। मतलब अगर आप सेल को कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो तो आप सेल्यूलोज नहीं दे सकते, क्योंकि सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, एक बड़ा शुगर है। सेल इतना बड़ा शुगर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। आपको इस सेल्यूलोज को ब्रेक करके हमारे सेल को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ, एक छोटा सा बच्चा वो रोटी का बड़ा निवाला नहीं खा सकता, इसीलिए उसको रोटी दूध में घोल कर या पाउडर के फॉर्म में सेरेलैक खिलाया जाता है। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले। तो जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कुछ यूज़ नहीं हो रही है, स्टेबल है। इट इज़ नॉट यूजेबल बाय द ऑर्गेनिज्म। बड़ा कंपाउंड ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं कर सकता, छोटे छोटे सेल्स यूज़ नहीं कर सकते, अनलेस, कब तक? जब तक हम उसको कन्वर्ट ना कर दें, अनलेस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। डिड यू अंडरस्टैंड? जब हम खाते हैं तो वो कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, अनयूजेबल फॉर्म में होता है, लेकिन खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर के एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। थर्ड पॉइंट, दिस कन्वर्जन इज अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये कन्वर्जन हमको कैसे मिल सकता है? विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोसेस। लेट्स सी व्हाट इज रेस्पिरेशन। कब से हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको सिंपल मीनिंग बता दिया, लेकिन टेक्सचुअल डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये लिख कर आएंगे बोर्ड्स में तो आपको मिलेगा अंडा, ठीक है। साइंटिफिक डेफिनेशंस हमेशा वर्ड टू वर्ड होने चाहिए। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग वाइल स्टडिंग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो हाउ रेस्पिरेशन इज डिफाइंड? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों बोला है? बायो इसलिए क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, केमिकल इसलिए क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोला गया यहाँ पर? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आपका फूड है, फूड में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। सो process of oxidation of organic compounds in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP। आप जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हो, क्या करते हो? ऑक्सीडाइज, उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हो ताकि उसमें से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो और वो एनर्जी आप बाकी काम करने के लिए यूज़ कर सको। मतलब आपके सेल्स उस एनर्जी को यूज़ कर सकें बाकी का डाइजेशन करने के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in an orderly manner, step by step manner, for the liberation. Liberation means what? For the release of chemical energy in the form of ATP. What is ATP? What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. So this is the reaction, this is the universal reaction of respiration. आप 10th standard 9th standard से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक आपको ये रट जाना चाहिए और ये याद कर लो अच्छे से। बहुत बार बच्चे CO2 और O2 की जगह बदल देते हैं, तो जगह बदल देने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पर क्या बोला गया है? डेफिनेशन में हमने क्या बोला? बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने ऑक्सीडेशन किया। आपके पास शुगर है, शुगर में मैंने ऑक्सीजन मिक्स किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? 6 ऑक्सीजन थे, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। सो हमको फाइनल रेस्पिरेशन करके हमारा फाइनल गोल क्या होता है कि हमको क्या मिले, हमको ATP मॉलिक्यूल मिले। दिस इज अवर गोल ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाई? बिकॉज वी नीड एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ओके, ऑल राइट। नाउ फॉर दिस पर्पज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट। हमने ऑक्सीडेशन बोला, करेक्ट, कि हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन ले रहे हैं मतलब ब्रीदिंग आ गया, क्योंकि हम एयर अंदर लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं तो उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, उन गैसेस में से फिल्टर आउट करके हम ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये एयर अंदर ले रहे हैं हम, मतलब किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। किसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं? एनवायरनमेंट के साथ। सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। आर यू गेटिंग इट? ओके। The site of gaseous exchange is called the respiratory surface। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं। फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, ह्यूमंस के लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सो ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेस है। थोड़ा सा हम उसका डिटेल भी देखते हैं। आपको ये समझ में आया? देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत वेटेज है और ये एंट्रेंस वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एवरीथिंग क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखिए हमको क्या बताया गया है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब जब आपको ऑक्सीजन अंदर लेना है, आप एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन इंपॉर्टेंट चीज़ों का यहाँ पर हमको मेंशन किया गया है। सो व्हाट हैज़ बीन टोल्ड ओवर हियर, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो है इट इज़ अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इसमें कुछ मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आप सिंपल ब्रीद इन करते हो और फिर ब्रीद आउट करते हो। सो दिस इज रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। आप अपने गैसेस एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन ये फिजिकल प्रोसेस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज, मतलब अगर आपको अच्छा गैसियस एक्सचेंज करना है, प्रॉपरली सारा एयर अंदर और सारा एयर बाहर करना है, सो फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। रेस्पिरेटरी सरफेस में कुछ फॉलोइंग फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि फीचर नंबर 1, इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर? दैट इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर आप अंदर एब्जॉर्ब कर सके, इनहेल कर सकें, इसीलिए रेस्पिरेटरी सरफेस ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना वॉल्यूम आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर, इट शुड बी थिन, हाईली वास्क्यूलर एंड परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स स्टेम्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। स्टेम के ऊपर जो छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। और लीव्स के थ्रू, स्टोमाटा में जो लीव्स में जो स्टोमाटा होता है उसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एनिमल्स लंग्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन थिन होना चाहिए, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस, मोटा सरफेस नहीं होना चाहिए। सरफेस जो वॉल होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जो वॉल होती है वो थिन होनी चाहिए, हाईली वास्क्यूलर होनी चाहिए। हाईली वास्क्यूलर मतलब उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल सप्लाइड होने चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हो आप, वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज सेल्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़। सो जितना ज़्यादा वेसल्स होगा, प्लांट्स में अगर बात करें तो प्लांट्स का भी वो वेसल्स होना चाहिए, क्योंकि जाइलम फ्लोएम ऑक्सीजन लेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे प्लांट में और फिर सेल्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। सो जो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो थिन होना चाहिए, हाईली वास्क्यूलर होना चाहिए, मतलब बहुत सारे वेसल्स होने चाहिए उसके अंदर, एंड इट शुड बी इजीली परमिएबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो जो हमारा वॉल है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, वो आसानी से गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करना चाहिए। इट शुड बी इजीली परमिएबल, परमिएबल मतलब अलाउ करना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड फीचर। थर्ड पॉइंट हमको क्या बताया गया है, इट शुड बी मॉइस्ट। जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होता है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपको गैसियस एक्सचेंज नहीं करना है, आपको बायोकेमिकल प्रोसेस भी करना है, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं? इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, इट शुड बी थिन, हाईली वास्कुलर, परमिएबल टू एक्सचेंज गैसेस, एंड इट शुड बी मॉइस्ट। उसमें नमी होनी चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज।
अब आगे क्या बताया जा रहा है हमको, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कैसे होता है। ऑल राइट, अब देखते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि प्लांट्स अपना गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, दे एक्सचेंज देयर गैसेस विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन और हायर कॉन्सेंट्रेशन के बीच में एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आपने ये 11th स्टैंडर्ड में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में अच्छे से पढ़ा है इस चीज़ को, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंस। तो जाकर एक बार फिर से अपना बेसिक क्लियर कीजिए, ठीक है। बट बेसिक आपको मीनिंग बता देती हूँ डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में क्या होता है, आपके पास जो चीज़ नहीं है वो आप एब्जॉर्ब करते हो और आपके पास जो चीज़ है वो आप रिलीज करते हो। ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो रिलीज करेंगे। सो दिस इज डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। अब प्लांट्स में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा, और टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो प्लांट्स लैंड पर ग्रो होते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड प्लांट्स। अ टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट हैज मेनी एयर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट। हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो प्लांट की लीफ, प्लांट की स्टेम और प्लांट की रूट होती है, उनकी सेल्स के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं, ठीक है। दीज एयर स्पेसेस आर कंटिन्यूअस, और ये एयर स्पेसेस एक कंटिन्यूअस चेन बनाते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द एयर स्पेस थ्रू स्टोमाटा। क्या होता है, ऐसा समझो आपका ये प्लांट का लीफ का अंदर का स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ। यहाँ पर कुछ सेल्स होंगे पैलिसेड टिश्यू, यहाँ पर कुछ स्पॉन्जी टिश्यू जैसे सेल्स होंगे, और इनके बीच में ऐसे, रुको, इनके बीच में छोटे छोटे सेल्स के बीच में ऐसी स्पेसेस होंगी, ठीक है। तो ये स्पेसेस क्या होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, और ये कंटिन्यूअस स्पेसेस क्या करती हैं, गैसियस एक्सचेंज करती हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर ले लेती हैं। सो दीज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द एयर स्पेस थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा से ऑक्सीजन अंदर जाता है। आपने पूरा लीफ का एनाटॉमी पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में आपने अच्छे से ये चीज़ पढ़ी है कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ओके। स्टोमाटा ओपन होता है, गैस अंदर जाता है, पूरा रेस्पिरेशन होता है, फिर गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। सो स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा, जो लीव्स और स्टेम के ऊपर जो पोर्स हैं, द पोर्स ऑन द लीव्स एंड यंग स्टेम्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर डिफ्यूजेज आउट। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिफ्यूजेज आउट। ये आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, कि ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर आता है। दिस इज डिफ्यूजन। इन द एरेटेड सॉइल द ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन द फिल्म ऑफ मॉइस्चर और वाटर अराउंड द रूट टिश्यू एंड एंटर्स इट बाय डिफ्यूजन। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि सॉइल के अंदर, सॉइल में भी बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो सॉइल के ऊपर जो मॉइस्चर है, हम पानी डालते हैं मिट्टी में, तो जब हम पानी डालते हैं, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो एयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर में भी ऑक्सीजन है। तो ये वाटर का लेयर जो है, ये वाटर जो है, ये सॉइल के ऊपर एक मॉइस्चर लेयर बना देगा। उस मॉइस्चर लेयर में से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रूट के सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे। लीफ और स्टेम ने हवा में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और रूट में ऑक्सीजन कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर जो हमने सॉइल में डाला है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट. In leaf it takes place by stomata, leaf and stem, and in root it takes place with the help of moistured soil because we have added water into that soil. अब आगे हमको क्या बताया गया है, woody flowering plants, trees and shrubs have an external impervious bark. क्या बताया गया, जो वुडी प्लांट्स होते हैं जिनमें ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो उनके पास इम्परवियस बार्क, मतलब उनकी जो ब्रांच होती है, बार्क मतलब क्या होता है, टहनी। तो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस के ऊपर की जो स्किन होती है, उनके ऊपर पोर्स होते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े होल्स होते हैं। हियर गैसियस एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्मॉल स्पोर्स इन द स्टेम सरफेस कॉल्ड लेंटिकल्स। तो उन बड़े बड़े बार्क में, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, बड़े बड़े बार्क में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। उन लेंटिकल्स की मदद से उनका गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। सो दिस इज हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ऑल राइट, ओके। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर,
As compared to plants, animals show wide variety of respiratory surfaces और organs. Plants में हमने देखा लीफ में स्टोमाटा के थ्रू और स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू और रूट में सॉइल की मदद से जो रूट सेल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं उसकी मदद से वो रेस्पिरेशन करता है. दैट इज प्लांट्स का. बट एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए बहुत अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. मतलब डिपेंड करता है कि एनिमल कौन से टाइप का है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है. The respiratory surfaces differ in various animals. अलग एनिमल्स में अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन और उस ऑर्गन का अलग रेस्पिरेटरी सर्फेस. In animals, depending upon the complexity of organization and the surrounding medium, certain parts of the body have become specialized into different types of respiratory organs. मतलब हमको क्या बोला गया है कि एनिमल की बॉडी को देखते हुए, उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए बॉडी के कुछ पार्ट्स स्पेसिफिक हो गए हैं. मतलब हार्ट सिर्फ सर्कुलेशन करेगा ह्यूमंस में, लंग्स सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा, किडनी एक्सक्रीशन का काम करेगा. तो ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स ने अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड किया है और उस तरीके से खुद को मॉडिफाई कर लिया है. ओके. In the higher animals, these respiratory organs are also associated with a transport system. Higher animals मतलब अगर हम humans की बात करें तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिर्फ रेस्पिरेशन का काम नहीं करता है, वो सर्कुलेशन के साथ भी इन्वॉल्व होता है. कैसे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि जैसे जैसे एनिमल्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, जैसे जैसे उनका स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी शेप कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, वैसे वैसे उनके एक एक ऑर्गन्स डेवलप होकर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं. अब आपको देखिए एक चार्ट दिखाया जा रहा है. इस चार्ट में अलग एनिमल के अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और उनके सर्फेसेस बताए गए हैं. लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट दिस. पहला कौन सा है? फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटिस्ट्स, स्पॉन्जेस एंड सिलिंड्रेट्स. दे लिव इन वाटर. उनका हैबिटेट क्या है? एक्वाटिक. सो दे लिव इन वाटर. और उनका रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उनका जो बाहर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लोग उसके थ्रू ही डिफ्यूजन करते हैं गैसेस का. सेकेंड, flatworms like planaria, annelids, earthworm, nereis, leech, amphibians, frog, ये सारे के सारे एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक है. जैसे फ्रॉग पानी में भी रहता है, बिना पानी के भी रह सकता है. इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एनालिड्स एटसेट्रा एंड जनरल बॉडी सरफेस लाइक मॉइस्ट स्किन. सो दीज एनिमल्स ऑल्सो डू रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन. थर्ड आपको क्या बताया गया है? इंसेक्ट. इंसेक्ट का हैबिटेट क्या है? इंसेक्ट कहाँ रहते हैं? दे लिव ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. और उनका रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या है? ट्रैकियल ट्यूब्स एंड स्पिरैकल्स. कॉकरोच के चैप्टर में आपने पढ़ा था, जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर था. कॉकरोच के लेटरल बॉडी वॉल में 10-10 स्पिरैकल्स होते हैं. ओके, सो 10 पेयर्स ऑफ स्पिरैकल्स आर प्रेजेंट. छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसकी मदद से वो रेस्पिरेशन करता है. तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स में, कुछ इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, मतलब अपने ह्यूमन ट्रैकिया जैसा कुछ सिस्टम, और कुछ इंसेक्ट्स में स्पिरैकल्स होते हैं जिनकी मदद से वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं. Next, arachnids like spiders and scorpions, they are terrestrial organisms and their the respiratory organ is lungs. और book lungs क्यों बोला गया? क्योंकि उनका शेप बुक जैसा है. ओके, जैसे हमारा लंग्स भी कुछ वैसा ही दिखता है, ट्री के ब्रांच जैसा दिखता है, तो वैसे ही उनके लंग्स बुक जैसे दिखते हैं. Then next organism is limulus. It belongs to phylum Arthropoda. हैबिटेट एक्वेटिक, पानी में रहते हैं. और वो कैसे करते हैं रेस्पिरेशन? पानी में है इसलिए गिल्स से करते हैं रेस्पिरेशन. नेक्स्ट, एम्फीबियन टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग. छोटे छोटे जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं उनको हम टैडपोल्स बोलते हैं. सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स. सैलमेंडर्स के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको न्यूट्स बोलते हैं. सो दिस सैलमेंडर्स, न्यूट्स एंड टैडपोल्स ये सारे पानी में रहते हैं और इनके अंदर क्या है? गिल्स है. सो फ्रॉग रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, एक्सटर्नल गिल्स. ओके, वो उनकी स्किन के ऊपर होता है, इसलिए हमने पहले भी बोला कि मॉइस्ट स्किन से वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं. अब नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन से? हमारे फिश. Fish lives in water, so aquatic habitat, and it has internal gills as respiratory organ. Then second last, reptiles, birds and mammals, they live on land, so terrestrial habitat, and they use lungs as their respiratory organ. And the last one is turtles, which live in water, that is underwater habitat, and they respire with the help of cloaca. So it is also a type of a gill which helps in the respiration of the turtles. So did you understand the entire chart? आपको ये memorize करना है. इसमें के कुछ कम से कम 5 ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप मेमोराइज करके लिखिए. एग्जाम्पल के जैसे यूज़ कर सकते हैं या आपको MCQ में आ सकता है, नीट में. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? ऑल राइट.
ऑल राइट, तो जैसे कि हमने बोला था सेशन के एंड में हम बॉक्सेस के जो डू यू नो रिकॉल वाले जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे. सो हमारा जो पहला बॉक्स है कैन यू रिकॉल वाला, उसमें डेफिनेशन पूछा गया है रेस्पिरेशन का. तो लेक्चर के स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन हमने लिखा था बायोकेमिकल प्रोसेस विच डज ऑक्सीडेशन, वो डेफिनेशन आपको पूरा लिखना है टेक्सचुअल. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक एरोबिक और एक एनारोबिक. फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड वी रिस्पायर ऑल द टाइम, हमको पूरा समय रेस्पिरेशन क्यों करना चाहिए. आप मुझे बताइए क्यों रेस्पिरेशन करना चाहिए पूरा टाइम. क्योंकि रेस्पिरेशन करोगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा सेल्स के पास ब्लड के थ्रू और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा. अगर आपने रेस्पिरेशन करना बंद कर दिया मतलब आपने सांस लेनी बंद कर दिया, आपने सांस लेनी बंद कर दी मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बंद, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बंद मतलब सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आपके टिश्यूज मरने लग जाएंगे, ऑर्गन डाई हो जाएगा और अल्टीमेटली पर्सन डाई हो जाएगा. इसीलिए रेस्पिरेशन करना ऑल द टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट बॉक्स क्यूरियोसिटी बॉक्स जो दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस. तो हमने अभी डिस्कस किया था जो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हमने देखा था ना, उसमें 3 मेन फीचर्स जो दिए गए थे. पहला फीचर क्या था, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया. सेकेंड फीचर क्या था, इट शुड बी थिन हाईली वास्कुलर एंड परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. और थर्ड फीचर क्या था, इट शुड बी मॉइस्ट. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट हेल्प इन प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज. तो अभी हमने देखा था स्टेम में स्टोमाटा, स्टेम में लेंटिकल्स, लीफ में स्टोमाटा और रूट में सॉइल की मदद से जो सेल्स रूट सेल्स के बीच में पोर्स होते हैं वहाँ से वो ऑक्सीजन एक्सचेंज करते हैं. और या दैट्स इट. और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यूज योर ब्रेन पावर, जो बीच का क्वेश्चन है. What would happen if respiration takes place in one single step? आप मुझे बताइए अगर रेस्पिरेशन एक सिंगल स्टेप में हुआ तो क्या होगा. इफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन वन सिंगल स्टेप तो आपको उतना हाईली सोफिस्टिकेटेड एंजाइम लगेगा जो बीच के सारे स्टेप्स को कट कर दे. और एक चीज़ याद रखो, जब आप रेस्पिरेटरी साइकिल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जितने स्टेप्स हैं हर स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है. अगर आप ये स्टेप्स को माइनस कर दो और एक ही स्टेप में रेस्पिरेशन खत्म कर दो तो ये बीच में बनने वाले बाई प्रोडक्ट्स, बीच में बनने वाले इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स और बीच में रिलीज होने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी वो नहीं मिलेगी. और एनर्जी जितनी कम होगी सेल उतना वीक होगा. तो मतलब हमारा नुकसान है अगर हम सिंगल स्टेप में रेस्पिरेशन करेंगे, क्योंकि हमको एंजाइम ज़्यादा लगेंगी और हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगा हमको, और इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलेंगे. सो दिस इज वाई वी शुड नॉट रिस्पायर इन वन सिंगल स्टेप, मतलब रेस्पिरेशन शुड नॉट बी डन इन वन सिंगल स्टेप. सो डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द बॉक्सेस? आई होप द लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू. ऑल राइट. All right dear students, so I hope curiosity box, can you recall, do you know वाले सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा होगा. कुछ बच्चे खुद से आंसर कर पाए होंगे, सो वेरी गुड फ्रॉम माय साइड. कुछ बच्चे जो नहीं कर पाए, नॉट अ प्रॉब्लम, सीख जाओगे आप ये सारी चीज़ें याद रखना. आई होप आज का जो सेशन हमने कवर किया आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए. थोड़ा कम सेशन कवर किया है क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, ज़्यादा डर नहीं लगना चाहिए. और अगर आज के सेशन में आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट क्लियर कीजिए. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए. अपने रिव्यूज़ को हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड वी कैन डू इम्प्रूवमेंट इन आवर सेल्फ. और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को जितना हो सके उतना अपने कॉलेज फ्रेंड्स और दूसरे क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए. ऑल राइट. And if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button to get the notifications of physics and biology. Okay, so I hope you enjoyed today's session. See you soon. Thank you. Stay tuned.